आन बान और शान श्री संतोष कुमार सिंह जी थोड़ी समय बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन मजबूरी है इस 1:30 बजे का सेशन में हम लोग को भोजन पे जाना है। फिर भोजन के बाद दूसरा सेशन चालू होगा। फिर इस समय इस खंड को उपयोग करने के लिए श्री संतोष कुमार सिंह जी। दो दिन सूचना है, विमल जी देंगे भोजन के लिए। 1:30 बजे भोजन है ना, ठीक है। 1:30 बजे भोजन के बाद 2 घंटे का गैप रहेगा। हम लोग फिर क्या बजे बैठेंगे? 3:30 बजे, 4 बजे, 3:30 बजे हम लोग दोबारा आएंगे और दूसरा सेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। देवाधिदेव महादेव भगवान सोमनाथ और लीलाधर योगेश्वर द्वारिकाधीश के आशीर्वाद से आगे बढ़ता हुआ गुजरात प्रदेश और उसके मध्य में स्थित मां अंबा जी के गोद में स्थित इस जूनागढ़ की पावन धरती पर भारतीय पोस्टल एम्प्लॉइज एसोसिएशन, हम लोग क्या कहते हैं, 16वां सावन, यह हमारा 16वां अधिवेशन है। अब इस अवसर पर मंचासीन हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अंजारिया जी, अपने भारतीय मजदूर संघ के सम्माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परमादरणीय श्री एमपी सिंह जी, मंच पर उपस्थित अपने आरएस क्लास 3 पोस्टमैन यूनियन, जीडीएस यूनियन के सम्माननीय राष्ट्रीय महामंत्री, पूरे देश से आए हुए सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारी भाइयों एवं बहनों, क्या इरादा है बोलिए। व्यवस्था देखकर ऐसा लगता है आज एक इतिहास लिखा जा रहा है। किसी भी, मैं भारतीय फेडरेशन की बात नहीं करता हूं, किसी भी फेडरेशन के हिस्ट्री में उस संगठन का अखिल भारतीय अधिवेशन एक ही स्थान पर दूसरी बार हुआ हो, मेरे नॉलेज में नहीं। पिछले अधिवेशन में जब हम लोग आए थे, कोविड-19 का प्रकोप था, बहुत सारी इच्छाएं रह गई। इसके बावजूद इतनी चकाचौंध वाली व्यवस्था हमारे जूनागढ़ के पोस्टल के कार्यकर्ता, भारतीय मजदूर संघ के स्थानीय लोग इतनी बढ़िया व्यवस्था किए थे कि जब उन्होंने दूसरी बार अधिवेशन कराने का प्रस्ताव रखा, कई जगह से अधिवेशन कराने के निमंत्रण थे, लेकिन जब उन्होंने प्रस्ताव रखा हम लोग मना नहीं कर पाए। लेकिन आज का ये ग्लैमरस से चमक दमक वाली व्यवस्था देख के मन ये कह रहा है कि हमारा संगठन और सब कार्यक्रम तो पूरे देश में करता रहे, लेकिन हमारी हर ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जूनागढ़ में। एक जो लोग सामने बैठे हैं पल पल के साक्षी है। लखनऊ में हमने बड़ी कोशिश किया, बहुत बढ़िया हार लिया, बहुत व्यवस्था करने का, प्रकृति ने साथ नहीं दिया। और मैं कह सकता हूं
कि जूनागढ़ की जो आज की व्यवस्था है उसके सामने लखनऊ बहुत पीछे छूट गया। रात दिन पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से लग करके लोग इस अधिवेशन को सफल कराने लगे। तो कल मैं वोटिंग कराऊंगा कि अगला अधिवेशन भी जूनागढ़ में ही कराया जाए, तो आप लोग अपना वोट दीजिएगा। मैंने अपने महामंत्री भाई अनंतपाल जी ने कहा, मैंने कहा कल ओपन स्टेशन में हम लोग बहुत सारी बातें करना है, कल बोलेंगे। उन्होंने कहा 5 मिनट के लिए, तो मैं अपना स्थान फिर से ग्रहण करूं। मुझे 2-3 चीजें बड़ी कॉमन लगती है। जिनके नेतृत्व में एक बड़ा परिवर्तन और इतिहास को हमेशा देखते रहना चाहिए। हमारी दिक्कत क्या है? इतिहास हमारे सामने बनता है। राम मंदिर बनते हुए हम लोग देख रहे हैं ना, हमारी 500 पीढ़ियां उस राम मंदिर के लिए संघर्ष करती रही, ये दिन देखने को नहीं मिला। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज राम मंदिर हमारे सामने बन रहा है। इसी तरह संगठन के अंदर मुझे नहीं लगता है कि 1978 से कभी ऐसी कोई घटना घटी हो जब एक सबसे बड़े यूनियन का सर्कल सेक्रेटरी अपने 18 डिविजनल सेक्रेटरियों को लेकर के आपके संगठन को चलाया। तो बहुत बड़ा अवसर है। एक फेडरेशन के इतिहास में आज की तारीख हमेशा सुरक्षाओं से लिखी जाएगी, हमेशा ये तारीख अमिट रहेगी। और एक शब्द थोड़ा अच्छा नहीं है, भाई सचिन जी हमको माफ करेंगे, क्या नाम है उनका? ये भाई क्या नाम पूरा? सचिन ब्रह्म भट्ट। तो मैंने सचिन तो ठीक है, ब्रह्म भट्ट को मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ब्रह्म भट्ट और इन्हीं की एक राशि के इतिहास में एक व्यक्ति की और चर्चा आती है। देखिए, एनएफपी में ब्रह्म भट्ट को आज के बाद किस रूप में लोग याद करेंगे? बहुत गलत संज्ञा उनको दी जाएगी। इतिहास में एक उदाहरण मिलता है, रावण के आतंक से, रावण के अधर्मों से अति आकर के ब्रह्म भट्ट और विभीषण जी ने जब लंका छोड़ा, और दोनों की राशि एक बनती है। इतिहास में लोग कहते हैं, तो कहते कोई अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखता। विभीषण तो भगवान की शरण में आए थे, प्रभु की इच्छा थी। जब विभीषण ने लंका त्यागी तो हमारे तुलसीदास बाबा ने एक लाइन लिखा। क्या लिखा? अस कहीं चला विभीषण जबही, अस कहीं चला विभीषण जबही, आयुहीन भये सब तबही। जैसे विभीषण ने लंका छोड़ा, पूरे लंका के सारे लोगों की उम्र खत्म हो गई, आयुहीन हो गए। ये आज की घटना बहुत आसान नहीं है। पूरे देश से आए हुए अपने संगठन के कार्यकर्ता बंधुओं, पदाधिकारियों, स्पेशली हमारे सभी सेक्रेटरी, कमर कस लो, शुरुआत करने की देर होती है। 200 साल तक हम गुलाम रहे, अंग्रेजों से कौन लड़े? कोई निकलता नहीं था करके मारे। लेकिन जब कुछ लोग निकले, चल पड़े जिधर दो डगमग में बन गई कतारें उसी ओर। आज के बाद ये जो मैसेज इस अखिल भारतीय अधिवेशन से पूरे देश के अंदर जाएगा, मैं गारंटी दे सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत अब एनएफपी को बचा नहीं सकती, उसको सुरक्षित नहीं कर सकती। एक एक आदमी के व्हाट्सएप पर, और हमारे भाई पांचू गोपाल राजमाल्या और हमारे डॉक्टर साहब लाइव टेलीकास्ट पूरा देश देख रहा था। लाइव टेलीकास्ट आज की घटना ऐतिहासिकता को प्राप्त करेगी
और ये भाई संजय जी का जो, सचिन जी का जो ये विलय हो रहा है, ये यही थमने वाला नहीं है। ये आग पूरे देश में फैलेगी और उसके लिए हम लोगों ने भी कमर कस लिया है। क्या कमर कसा है? आज का ध्यान रखिएगा, आज से पहले हमारा एजेंडा हमसे छीना जाता रहा। डाक विभाग के या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के जितने प्रमुख आदेश हुए उसको कराने का श्रेय भारतीय मजदूर संघ, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद या भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ को जाता। जितने बड़े काम हुए, आगे भी कुछ बड़ा काम हम करने वाले हैं। आपके अधिवेशन के तुरंत बाद आपके सेक्रेटरी जनरल, आपके प्रभारी सारे लोग दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में क्या है? 9 तारीख को पोस्टल के फेडरेशन कार्यालय में, अपने कार्यालय में सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और उस बैठक में एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र। क्या? एनपीएस हटाओ। बात में इसलिए आपको याद दिला रहा हूं। और आंदोलन हुए और प्रदर्शन हुए, कोई नहीं करा पाया ना। अब भारतीय मजदूर संघ ने, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद ने इस एजेंडे को अपने हाथ में लिया है। अब अगर आपकी इस समस्या का निराकरण हो तो इसका क्रेडिट दूसरे लोग न लेने पावे, ये जिम्मेदारी आपकी है। एक एक कर्मचारी का ओपीएस हमारा अधिकार है, भारतीय मजदूर संघ। ओपीएस हमारा अधिकार है, भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ। पूरे देश के डाक खाने और ऑफिस के नोटिस बोर्ड कहीं खाली न रहने पावे। अब हमने ये लड़ाई अपने हाथ में लिया है, ये प्रचार होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं, जितना वेतन आयोग बैठता है, जब वो अपनी रिपोर्ट देता है तो लिखता है कि 50% दिए। जब क्रॉस हो तो उसका मर्जर होना चाहिए। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। एक बार हुआ, कब हुआ? प्रधानमंत्री माननीय पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, डीए 50% से क्रॉस हुआ। ये बात मैं इसलिए कहने जा रहा हूं, अगले जनवरी के बाद वो सिचुएशन फिर से क्रिएट होने जा रही है। आपका डीए 50% क्रॉस करेगा। डीए 50% क्रॉस हुआ, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद के बैनर के साथ हम लोग लोकसभा पर धरना देकर के बैठे। 20,000 करीब कर्मचारी था उसमें। उस सरकार ने डीए मर्ज किया, उसका क्रेडिट कर्मचारियों ने हमको नहीं दिया। हम वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पूरे देश ने देखा। भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ के सेक्रेटरी जनरल बीएस यादव और उस समय के भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री टी अवस्थी जी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले थे। उसके बाद जो ऑर्डर हुआ उसका क्रेडिट हम नहीं ले पाए, हम उसका क्रेडिट नहीं ले पाए। दूसरी बहुत ज्वलंत घटना 29 अगस्त 2016 20,000 कर्मचारियों को लेकर के, यहाँ बहुत सारे लोग हैं तो हमारे साथ थे, माननीय एमपी जी तो मंच थे, हम थे, सेक्रेटरी जनरल था। बोनस की सीलिंग 3500 खत्म किया जाए, एक डिमांड लेकर के सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद के बैनर के नीचे हम लोग दिल्ली में जमा हुए। उसी दिन, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन आसमान फट गया था। दिल्ली में इतनी बरसात मैंने कभी नहीं देखा था। एक एक आदमी पानी से लथपथ होकर के गया। शाम को अरुण जेटली जी के पास वित्त मंत्रालय का चार्ज था। परिसंघ का प्रतिनिधिमंडल
अरुण जेटली जी से मिलने गया, उन्होंने कहा अपना आंदोलन समाप्त करो, हम एग्री है, हम बोनस की सीलिंग जो आपकी डिमांड है 7,000 हम कर देंगे। हमारे डेलीगेशन ने कहा पूरे देश से कर्मचारी आए हैं, करना है तो आप ही ऑर्डर करिए, अपने अपने स्मार्टफोन रखे हो सब लोग, अभी निकालो। 29 अगस्त 2016 आपकी डिमांड पर एक दिन के अंदर बोनस की सीलिंग 3500 से 7,000 हो गई। क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? 2 महीना के बाद जब बोनस पटा तो एनएफपी की जितनी मैगजीन छपती है सब में मैंने पढ़ा बोनस पर डोनेशन कलेक्ट किया 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। एनएफपी के लोग सारा, अब आप जब वो डोनेशन लेने गए होंगे तो उन्होंने क्या कहा होगा, ये बीएमएस फॉर्म करा दिया, हमको डोनेशन दो। नहीं, इसी असत्य की बुनियाद पर एनएफपी की उम्र इतनी लंबी हो गई, आज तक कहां आ गए। हम चुपचाप घर में बैठे रहते हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व भारतीय मजदूर संघ, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद, आपका फेडरेशन जो काम कराता है, हम प्रचार नहीं करते, इसलिए वो आज तक काम कर रहे हैं। हर मीटिंगों में मैंने कहना शुरू किया, हमारे लोग पूरे दिन भर पानी में भीगते रहे, ऑर्डर करा के आए, डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं। कम्युनिस्ट के लोग मित्रों, जागने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस तरह से आज भी देश की आजादी के लिए हम चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, हम इनको याद करते हैं। अगर आप लोग अपना हाथ कान फोड़ करके, कठिन परिश्रम करके, झूठ नहीं बोलना है, जो काम हमने नहीं कराया उसके लिए दावेदारी नहीं करना है, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं उसका प्रचार प्रसार करोगे। कि भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ के सारे संगठन, कोई शंका नहीं है कि अगले वेरिफिकेशन में नंबर 1 की भूमिका में होंगे। कल्पना करिए, अभिमानी एमपी सिंह जी बता रहे थे 2025 में संघ अपनी स्थापना का 100वां वर्ष मनाने जा रहा है, और ये जो वेरिफिकेशन 24 में होगा उसी 5 साल के बाद होता है, अगला वेरिफिकेशन 29 में होगा। उसी बीच में एक और बड़ी घटना जन्म लेने वाली है। क्या? भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ अपनी स्थापना का 50वां वर्ष 2028 में मनाए। क्या चाहते हैं? अगर प्रयास करके अपने कामों का प्रचार प्रसार करके एक एक कर्मचारी तक आप गए, तो जब आप अपना गोल्डन जुबली मना रहे होंगे तो भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ और उसके सारे संगठन नंबर 1 की भूमिका में होंगे। राजेश जी ने कहा ताली बजाना, मैं इसलिए माइक पे नहीं आ रहा था, अपना कैसे शुरू हो गई, अब मैं वो सुनाना नहीं चाहता हूँ। अनंतपाल जी ने बता दिया भोजन तैयार है। पूजनीय ठेकरी जी कहते थे, अब वैसे अनंतपाल जी को मुझसे कोई खतरा नहीं है, मैं तो अगले साल रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन यूनियन में हमारे यहाँ चलता है जो ज्यादा उछल कूद कर रहा हो उसका भाषण लंच से ठीक पहले करा दो। जितना भाषण लंबा होगा उसके दुश्मनों की संख्या उतनी बढ़ती जाएगी। तो मैं ज्यादा कुछ न कह करके बहुत सारी बात कल आपसे करना है। हम लोगों ने क्या क्या किया है, आपका ये अधिवेशन, ये उद्घाटन सत्र ही इसने रंग बदल दिया। जिसकी शुरुआत ऐसी है तो उसका अंत किस तरह होगा, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हुआ, आशा पर्वती राजन पांडव जेसाम तोरवा, पूरे एक एक कार्यकर्ता। ये जो बुलंदी है ये हमारे नाते नहीं, ये अनंतपाल जी एमपी सिंह जी के नाते नहीं है, भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ की नींव की ईंट के रूप में
कार्य करने वाले एक एक कार्यकर्ता के मन में अपने संगठन के प्रति जो सोच है, इस अधिवेशन में उसकी नींव तैयार हो, उसकी रूपरेखा तैयार हो, ऐसी शुभकामना करता हुआ मैं अपना संक्षिप्त भाषण यही समाप्त करता हूँ। भारत माता की। भारत माता की। कुछ सूचनाएं, उसके बाद हम लोग जो है भोजन ग्रहण करने जाएंगे।